हेलो गाइस, 100 MCQ सीरीज़ के इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित MCQ देखेंगे। A Boolean function of n variables has rows of possible input combinations. Suppose there are two variables, then the number of total rows will be 2 to the power 2, that is 4. If there are three variables, then 2 to the power 3 equal to 8. So if there are n variables, then there will be total number of rows will be 2 to the power n. So its answer is C. The component that can be used for synchronizing variably timed input signals to some reference timing signal is इस क्वेश्चंस में डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के दिए गए हैं, जिसमें सिंक्रोनाइजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर होगा ए। The technique that allows hackers to illegally and remotely access bluejacking, bluebugging, blue snarfing, car whisperer। इसमें तीन मेथड bluejacking, blue bugging एंड blue snarfing, ये ब्लूटूथ से रिलेटेड हैकिंग का मेथड्स है, जिसमें सबसे कम पावरफुल ब्लू जैकिंग, देन ब्लू स्नाफिंग और सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लू बगिंग है। इस ब्लू बगिंग में हम इलीगली और रिमोटली कोई भी हैकर्स किसी डेटा को ब्लूटूथ के सहारे हैक कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू बगिंग। द सिस्टम दैट acts as a directory server is। डायरेक्टरी सर्वर क्या होते हैं? डायरेक्टरी सर्वर जैसे मान लें कि हमारे पास कोई कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर से हम डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखे हैं, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें तो इसमें जितने भी अदर कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होंगे, उन सबों का हर एक सिस्टम का इंफॉर्मेशंस हम इस सेंट्रल नोड पे रखते हैं, जिस सेंट्रल नोड पर इस सेंट्रल नोड पे है ए। सपोज द नेम ऑफ दिस कंप्यूटर इज ए बी सी। ए बी सी कंप्यूटर के अपने लोकल डायरेक्टरी होंगे, और यदि हम रिमोटली चाहते हैं कि ए का डायरेक्टरी सी एक्सेस करे, बी की डायरेक्टरी ए एक्सेस करे, तो इसके लिए हम इस सारे सिस्टम्स की डायरेक्टरी को इस सेंट्रल सिस्टम पर स्टोर करते हैं। इस जगह पे स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी। इसी तरह से यदि हम P2P की बात करें तो P2P के केस में कोई सिस्टम सेंट्रल नहीं होता, हर एक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस। ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होंगे वाया वायर्स, इस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि ए बी के डेटा को एक्सेस करना चाहता है और बी सी के डेटा को एक्सेस करना चाहता है, लाइक दिस, तो वैसे केस में इसकी डायरेक्टरी यहाँ पे मिलनी चाहिए, और इस तरह के कंसेप्ट हम लोग सेंट्रलाइज्ड P2P में कर सकते हैं। A set of product development and database tools is hosted on the provider's infrastructure। क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में 3 मेजर सर्विसेज हैं, लाइक SaaS, PaaS एंड IaaS।
ये 3 मेन सर्विसेज होते हैं और भी अदर सर्विसेज होते हैं। सर्विस के आधार पर इसकी 3 मेन सर्विस बताई गई है। डिप्लॉयमेंट के आधार पर डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, लाइक प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी मल्टीपल क्लाउड्स एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं उसको हम डिप्लॉयमेंट की बेसिस पे टाइप बताते हैं। सर्विस के आधार पर ये 3 मेन सर्विसेज है, SaaS, PaaS और IaaS। इस फिगर में ये हमारा जो कलर है, इस कलर में यूज़र के द्वारा मैनेज किया जाएगा और ये जो हमारा कलर है, इस कलर में हमारा क्लाउड सारी सर्विसेज को मैनेज करते हैं। यदि हम ऑन प्रेमाइस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इस सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र के ऊपर होती है। इन ऑन प्रेमाइसेस यदि हमारा अपना सिस्टम है, हम सारे काम अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, तो वैसे केस में इस पूरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। लेकिन यदि हम SaaS की बात करें तो SaaS के केस में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्लाउड की होती है, इसलिए ये पूरे को रेड किया गया है। PaaS के केस में ये 2 टास्क यूज़र के द्वारा परफॉर्म होगा, रेस्ट टास्क हमारे क्लाउड के थ्रू होगी। और IaaS के केस में ये सारी टास्क यूज़र के द्वारा मैनेज होगा और बाकी सारी चीज़ें हमारे क्लाउड के द्वारा मैनेज होता है। तो इस केस में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन जो दिया गया है, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट है अ सेट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डेटाबेस टूल। प्रोडक्ट हमारा एप्लीकेशन होगा और डेटाबेस हमारा डेटा होगा, जो कि होस्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि PaaS नाम के सर्विस पर। यहाँ पर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर वगैरह और डेटा हमारा यानी डेटाबेस, इस डेटा, ये 2 चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है PaaS के केस में। इसलिए इस क्वेश्चंस का आंसर, करेक्ट आंसर होगा ए। ईमेल, ऑनलाइन गेम्स, वर्चुअल डेस्कटॉप, डेटाबेस प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड CRM आर प्रोवाइडेड। इसमें सारी तरह के सर्विसेज कही जा रही है। ईमेल है, हमारा डेटा होगा, ऑनलाइन गेम्स हैं, एप्लीकेशन और डेटा होंगे, वर्चुअल डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का केस होगा, डेटाबेस प्रोसेसिंग डेटा और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे। ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ एक ही सर्विस में मिल सकती है और वो है हमारा SaaS, जिसमें सारी सर्विसेज, सारे टास्क क्लाउड के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर होगा SaaS। The part of the computer system in charge of managing the hardware and the utilization of its resources. The part of the computer system in charge of managing the hardware and utilization of its resources. हार्डवेयर और यूटिलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह को कौन मैनेज करते हैं? यहाँ पर मैनेज करने का काम और इंटरफेस देने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसमें हम उसकी फर्स्ट डायग्नोसिस या डिबगिंग का काम करते हैं या वायरस वगैरह को रिमूव करने का काम करते हैं। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे OS का पार्ट होता है। हार्डवेयर को मैनेज करना, इंटरफेस देना, ये सारा काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी। द एरिया वेयर अ प्रोग्राम इज लोडेड फॉर एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन के लिए हम अपने प्रोग्राम को कहाँ पर लोड करते हैं? इसके करेक्ट आंसर होगा कोई भी प्रोग्राम यदि एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसे कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में लाना होता है।
तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, इसमें से करेक्ट आंसर ए। द इंफॉर्मेशन फाइल्स सेट ऑन द कंप्यूटर डिस्क दैट एन ऑपरेशन सिस्टम्स कीप ट्रैक ऑफ इज। जितने भी फाइल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर होते हैं उन सबों को कहाँ पे रखा जाता है, कैसे एक्सेस होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा लोकेशन, एक्सेस टाइम्स, मॉडिफाइड टाइम्स, ऑल ऑफ द एबव। 609 का डी। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज अ सिंगल यूजर टू साइमल्टेनियसली परफॉर्म सेवरल टास्क। सेवरल टास्क एक यूजर को किस सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग में हम एक यूजर डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक ही सिस्टम पर प्रोग्राम करते हैं। टाइम शेयरिंग अलग मैटर है, मल्टी यूजर डिफरेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है सेवरल टास्क, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मल्टी टास्किंग। द टाइप ऑफ मशीन दैट यूज द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर। इस सारे सिस्टम्स में से कौन सा सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मिनी कंप्यूटर्स। इसका करेक्ट आंसर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। The operating system that has very little user interface capability and does not support end user utilities। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें इंटरफेस की व्यवस्था कम हो और एंड यूज़र का सपोर्ट कम हो? तो इसका करेक्ट आंसर मल्टीटास्क, रियल टाइम, सिंगल रियल टाइम। इसमें इंटरफेस की फैसिलिटी बहुत कम होती है और एंड यूज़र इसमें काम नहीं करते। जो हमारे सामने आता है वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट allows several operating systems environments to coexist on the same computer। एक ही सिस्टम पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट की फैसिलिटी किससे मिलेगी? तो ये सब तो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर हम एक ही सिस्टम पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। एक ही सिस्टम पर विंडोज़ भी रख सकते हैं, लाइनक्स भी रख सकते हैं वर्चुअल सिस्टम के थ्रू। द शेड्यूलिंग policy that has long waiting times for small process is। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऐसा कौन सा शेड्यूलिंग पॉलिसी है जिसमें स्मॉल प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम अधिक होगा? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रोबिन, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये 3 शेड्यूलिंग प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं। इस 3 में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें वेटिंग टाइम कम होगा क्योंकि नाम ही इसका बता रहा है जो भी प्रोसेस शॉर्ट टाइम के होंगे उनकी एक्सिक्यूशन पहले होगी। राउंड रोबिन के केस में टाइम स्लाइस दिए हुए रहते हैं, हर एक प्रोसेस की इक्वल प्रायोरिटी होती है, तो इसमें लॉन्ग वेटिंग टाइम नहीं हो सकता है। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यदि छोटे एक्सिक्यूशन टाइम का कोई प्रोसेस बड़े एक्सिक्यूशन टाइम के बाद आता है तो बड़े एक्सिक्यूशन टाइम का जो प्रोसेस है वो पहले एक्सिक्यूट होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आया उसकी एक्सिक्यूशन पहले होगी। अब यदि छोटे एक्सिक्यूशन टाइम का कोई प्रोसेस आ रहा है बड़े एक्सिक्यूशन के बाद, तो बड़े एक्सिक्यूशन का जब तक काम फिनिश नहीं होगा छोटे एक्सिक्यूशन का टाइम या उसकी एक्सिक्यूशन नहीं होगी। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर सी, FCFS। द शेड्यूलिंग पॉलिसी दैट लीड्स टू स्टार्वेशन ऑफ लॉन्ग जॉब्स इज। इसमें बड़े प्रोसेस को ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है, कौन सी ऐसी पॉलिसी है? राउंड रोबिन, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यदि छोटा एक्सक्यूशन का कोई प्रोसेस पहले आता है उसकी एक्सक्यूशन पहले हो जाएगी, बड़ा एक्सक्यूशन का आता है तो पहले उसकी हो जाएगी, जो पहले आएंगे उसकी एक्सक्यूशन होगी। राउंड रोबिन के केस में टाइम स्लाइस दिए हुए हैं इसलिए इसमें प्रायोरिटी ऑलमोस्ट सेम होगी। एसजेएफ हमारा ऐसा शेड्यूलिंग है जिसमें शॉर्टेस्ट जॉब को पहले प्रायोरिटी दी गई है। तो यदि लॉन्ग प्रोसेस आता है और शॉर्टेस्ट जॉब आता है तो उसमें सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट जॉब को एक्सिक्यूट करेंगे। इस केस में जो हमारा लॉन्ग प्रोसेस है वो बाद में चला जाएगा। इस शॉर्टेस्ट जॉब के एक्सिक्यूशन होने के बीच में यदि लॉन्ग एक्सिक्यूशन टाइम के प्रोसेस से कोई छोटा प्रोसेस फिर आ गया तो बड़े को फिर वेट करना पड़ेगा। इसलिए इस मेथड के केस में, इस शेड्यूलिंग के केस में जो लॉन्ग एक्सिक्यूशन के प्रोसेस होते हैं उसमें स्टार्वेशन की प्रॉब्लम्स आएंगे। The number of programs that can be loaded into the memory in a multi-programming system is multi-programming system में कितने प्रोग्राम्स को हम मेमोरी में एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, मेमोरी जब तक है हम उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर n होगा। The operation that does not include while updating a file, किसी फाइल को अपडेट करते वक्त इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। जब हम अपडेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो फाइल पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो उस फाइल में एडिंग का काम हो सकता है, डिलीटिंग का काम हो सकता है, मॉडिफाइंग का काम हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसमें अपडेटिंग के समय इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। तो इसमें से जो फर्स्ट प्रोसेस है क्रिएटिंग, ये इस ऑपरेटिंग फाइल के केस में यूज नहीं होगा। द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द रिकॉर्ड्स हैव द सेम साइज एंड फील्ड फॉर्मेट एंड अ फिक्स साइज इज, इंडेक्स में हमेशा चेंज होते रहते हैं, रिलेटिव भी हमारा चेंज होता है, सीक्वेंशियल में हमारा ये केस परफॉर्म होगा। A small area of memory that stores the data while it is being transferred between two devices. दो डिवाइसेस के बीच में जब ट्रांसफरिंग होते हैं तो मेमोरी में कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। इस डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस बफर। करेक्ट आंसर सी, बफर। यदि किसी डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना है तो उस दो डिवाइस के बीच में जो भी बफर होगा उस बफर के थ्रू हम उस डेटा को सेंड करते हैं। यदि हमारा आगे का प्रोसेस, जिस डिवाइस पर हमें प्रोसेस कराना है उसकी स्पीड कम भी हो तो एक्स्ट्रा डेटा हमारा इस बफर में स्टोर होगा। द ऑपरेशन इन विच द CPU वेट्स फॉर अ डिवाइस टू बी रेडी फॉर एन IO ऑपरेशंस, ये हमारा पोलिंग का केस होता है। बफरिंग, इस पोलिंग में ये काम नहीं होगा। द प्रोग्राम दैट मिसबिहेव्स ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस होल्ड ट्रू इज, वो कौन सा वायरस है जिसमें ये एक मेलवेयर का केस है जिसमें किसी लॉजिक पर वो वायरस एक्टिवेट होता हो। मिसबिहेव्स ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस होल्ड ट्रू, तो ट्रोजन हॉर्स नहीं है, ट्रैपडोर नहीं है, वायरस नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा लॉजिक बम। लॉजिक बम एक टाइम बम की तरह है, जैसे टाइम बम किसी टाइम पर एक्टिवेट होता है, एक्सप्लोजन करता है, उसी तरह से ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी सर्टेन क्राइटेरिया, किसी इवेंट पर बेस्ड होते हैं। जैसे फर्स्ट डे ऑफ द ईयर के फर्स्ट डे यदि किसी ने उसको यूज़ किया तो ये एक्टिवेट होगा और सारे सॉफ्टवेयर्स के और सिस्टम के डेटा और सॉफ्टवेयर्स को डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह के वायरस को हम लॉजिक बम कहेंगे। द 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा है? DOS, the part of Unix
that contains all modules necessary for the processes, memory, files, devices and security management is। वो कौन सा मॉड्यूल है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे और डॉस के केस में हमारा एक फाइल ऐसा है जो सिस्टम के ऑन होने से एंड होने तक, ऑफ होने तक उसकी मेमोरी में स्टोर होता है और उसका काम होता है कि भाई जो भी यूज़र का बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑन सिस्टम वो उस सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो ऐसे सारे कमांड्स जो किसी फाइल में स्टोर्ड हो और वो फाइल हमारे मेमोरी में स्टोर्ड होगा, प्राइमरी मेमोरी में। तो इस तरह के कंसेप्ट को हम कहते हैं कर्नल। कर्नल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम यूजर से रिलेटेड जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसकी सारी कमांड्स दी हुई रहती है। A graphical or symbolic representation of a process is। ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें से कौन से किस प्रोसेस को हम यूज करते हैं? तो ग्राफिकल, सिंबॉलिक, किसी भी प्रोसेस को हम एल्गोरिदम के द्वारा उसके स्टेप्स को लिखते हैं और उस स्टेप्स को हम फ्लो चार्ट से दिखाते हैं। जैसे ओवल को यूज़ करते हैं स्टार्ट से, और फिर इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, प्रोसेस हो रही है तो उसे हम रेक्टेंगल के थ्रू दिखाते हैं। और यदि इसमें कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन के लिए हम डायमंड बॉक्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा फ्लो चार्ट। द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ रेक्टेंगल इन ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो रेक्टेंगल यूज़ करते हैं उसका किस पर्पस के लिए यूज होता है? तो रेक्टेंगल अभी जस्ट बताया कि इसमें प्रोसेस और एक्टिविटी से रिलेटेड काम होते हैं। जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ें हमारे इस रेक्टेंगल के थ्रू होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिविटी। डिसीजन के लिए हम ये डायमंड यूज़ करते हैं। टर्मिनल अलग है, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। इस जगह पे स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट्स के सिंबल दिए गए हैं। ये हमारा ओवल है। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करने के लिए हम इस ओवल को यूज़ करते हैं, स्टार्ट एंड एंड। और यदि किसी तरह का इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है तो इसके लिए हम पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग और अदर एक्सक्यूशन के लिए जो भी स्टेटमेंट यूज होते हैं उस सारे स्टेटमेंट्स को हम रेक्टेंगल के अंदर में रखते हैं। जैसे a = 5, तो ये एक असाइनमेंट है, एक तरह से प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। 5 को हम a में स्टोर कर रहे हैं, तो ये a = 5 इस रेक्टेंगल के अंदर में होगा। कहीं पर डिसीजन कंट्रोल का काम करना हो, जहाँ पर एक इनपुट हो और यहाँ से बाहर निकलने के 2 या 3 रास्ते दिए गए हैं। यदि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर हम कहीं किसी मॉडल को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम इस डायमंड को यूज़ करते हैं। डेटा का फ्लो, कंट्रोल का फ्लो किस साइड जा रहा है, टॉप से बॉटम आ रहा है, लेफ्ट से टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इस तरह के कंट्रोल को दिखाने के लिए फ्लो ऑफ लाइन यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। तो सिंबल्स को इस 4 में से किसी एक से हम यूज़ करते हैं। मेरा फ्लो किस साइड जा रहा है, इस लोकेशन से यदि बॉटम जा रहा है तो हम इस एरो को यूज़ करेंगे। यदि यहाँ से हमारा राइट जा रहा है तो हम इसको यूज़ करेंगे। इस जगह से यदि हमारा लेफ़्ट जा रहा है तो इस एरोज़ को यूज़ करेंगे। जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उसको हम इस एरोज़ के थ्रू दिखा सकते हैं। यदि कहीं पर पेज कनेक्टिंग का काम करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं और किसी पेज के एंड में आ गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेप्स को दिखाना हो, तो दूसरे पेज पर इसकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम इस पेज कनेक्टर को यूज़ करते हैं। यहाँ हम कोई सिंबल A 1 2 3 कोई एक सिंबल डाल देंगे जिसमें हम यहाँ से इन करेंगे और यही सिंबल हम दूसरे पेज पर दिखाकर इससे एग्जिट करेंगे और इसके आगे का जो एक्सक्यूशन है उसको हम परफॉर्म करेंगे। ऑफ पेज कनेक्टर के लिए हमारा ये है। और इसी तरह से यदि
प्री डिफाइंड प्रोसेस और फंक्शंस हो तो उसको हम इस सिंबल के थ्रू दिखाते हैं। सी वगैरह में प्री प्रोसेसर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, और कमेंट्स के लिए हम इस हाफ रेक्टेंगल और ओपन रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं। सो दीज आर द सम सिंबल दैट आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट। तो इस फ्लो चार्ट्स पर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन केवल रखा है, आप इस पर और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। द डिटेल्स दैट आर ओमिटेड इन स्यूडो कोड्स, स्यूडो कोड्स में हम डिटेल्स को रिमूव करते हैं। इसका सब रूटीन्स वेरिएबल, जब भी हम स्यूडो कोड बनाते हैं तो मेन स्टेप्स को लिखते हैं, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री नहीं लिखते, तो इसमें सब रूटीन को हम यूज़ नहीं करते हैं। वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी हम ऑफ रखते हैं, सिस्टम स्पेसिफिक कोड को भी ऑफ रखते हैं। The details that are omitted, so its correct answer will be D. The language that is used to program the first stored program computer system is, वो कौन सा लैंग्वेज है जिसमें फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम सिस्टम को यूज किया गया था? फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम, इसका करेक्ट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। सबसे पहला यही हमारा आया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। द रजिस्टर और लोकेशन इन द मेन मेमोरी फ्रॉम वेयर द डेटा टू बी प्रोसेस्ड इज लोकेटेड इज स्पेसिफाइड बाय। जो हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, या रजिस्टर हो या हमारा मेमोरी हो, वो उसे क्या कहेंगे? ऑपकोड हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, लेबल किसी एक्सक्यूशन के लिए नहीं होता है, ये कंट्रोल ट्रांसफरिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा सी। द जनरेशन टू विच कोबल बिलोंग्स इज, कोबल किस जनरेशन में यूज किया गया था? इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन। द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 5GL इज और आर, इसमें से कौन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है? तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी हम लोग देख चुके हैं। लिस्ट भी हमारा AI फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है, प्रोलॉग भी है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। आप प्रीवियस वीडियोस में भी देखे होंगे, वहाँ पे डिटेल्स में इसके बारे में बता चुके हैं। देन द एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलराइजेशन आर, मॉड्यूलराइजेशन का एडवांटेज क्या है? यूजेबिलिटी, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, लेस टाइम टू डेवलप, ऑल ऑफ above. The code in zeros and ones is, वैसा कोड जिसमें जीरो और वंस को यूज करते हैं। सोर्स कोड तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज किसी में भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कोड, एक्सिक्यूटेबल कोड में लिंकिंग होती है। तो जीरो एंड वन के केस में करेक्ट आंसर होगा ऑब्जेक्ट कोड। The system software that creates the final executable file is, assembler से हम ऑब्जेक्ट कोड डेवलप करते हैं, कंपाइलर से भी ऑब्जेक्ट कोड डेवलप करते हैं। लोडर का काम होता है उन सब को सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में लाना, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड को मिलाकर हम जो फाइनल एक्सिक्यूशन के लिए प्रोग्राम और एक्सिक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, वो काम होता है लिंकर का, जो एक से अधिक मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज लिंकर। द टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज दैट यूजेस प्रेडिकेट लॉजिक इज, प्रेडिकेट मीन्स प्रेडिकेट लॉजिक, इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोसीड्यूरल में नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड में नहीं, ऑब्जेक्ट लॉजिक ओरिएंटेड सिस्टम्स में, लाइक AI और list etc. The type of data that can be accessed only by the class in which it is declared or by any class that is inherited from it is, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें
वो कौन सा क्लास है, डेटा टाइप है जिसमें जिसको एक्सेस करने के लिए जिसमें ये डिफाइन किया गया या जो इसके थ्रू इनहेरिटेड है सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। पब्लिक को तो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल और मॉडल्स को सिर्फ पर्टिकुलर जिसमें डिफाइंड हुआ है उसे ही यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी प्रोटेक्टेड। सी, द हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक, साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन इज, इसमें से कौन सा लैंग्वेज में हम ये सारे काम कर सकते हैं? काम तो सारे में कर सकते हैं लेकिन इफेक्टिवली काम करने के लिए हमें फोर्ट्रन को यूज़ करना होगा। बेसिक बिगनर्स के लिए होते हैं, जावा वेब प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं, सी में भी हम सारा काम कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशन हाई रेंज तक के लिए हमारा फोर्ट्रन यूज़ किया जाएगा। द मोस्ट पोर्टेबल लैंग्वेज इज, बेसिक लैंग्वेज को हम सब पे पोर्टेबल नहीं बना सकते, फोर्ट्रन भी पोर्टेबल नहीं है, सिस्टम पर कहीं कहीं डिपेंडेंट होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर लैंग्वेज और पोर्टेबल है वो जावा है। द लैंग्वेज दैट शुड नॉट बी यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग लार्ज प्रोग्राम इज, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें बड़े प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? कोबल तो बड़े प्रोग्राम को हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सी में भी हो सकता है, सी प्लस प्लस में भी हो सकता है। फोर्ट्रन में बड़े प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। द फाइल दैट कंटेन्स ऑल द डेटा रिलेवेंट टू एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के सारे डेटा को किस फाइल में रखते हैं? तो यहाँ पर आउटपुट फाइल तो हमारे किसी प्रोग्राम का आउटपुट होता है, बैकअप फाइल में हम किसी डेटा को जो कहीं पे रखा हुआ उसकी दूसरी कॉपी तैयार करते हैं। ट्रांजैक्शंस फाइल का काम होता है डे टू डे जो हमारा इवेंट्स होते हैं, उस डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस और वर्क होते हैं उसको हम ट्रांजैक्शंस फाइल में रखते हैं। और मास्टर फाइल वो है जो इस ट्रांजैक्शन फाइल्स के सारे डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे पेरोल सिस्टम यदि हम बना रहे हैं तो पेरोल सिस्टम में हर मंथ में हर एक एम्प्लॉइज़ का सैलरी कैलकुलेट करते हैं। अब हर मंथ का सैलरी कैलकुलेट करने के बाद हम इस मंथ का सारा डेटा किसी दूसरे फाइल में स्टोर करते हैं। जैसे जनवरी का सारा डेटा हमने डाल दिया, देन फरवरी का कैलकुलेट करेंगे, या किसी एक फाइनेंशियल ईयर के सारे डेटा को यहाँ पर स्टोर करते हैं। और बाद में इस सारे डेटा फाइल्स, पर मंथ के डेटा फाइल्स से हम फाइनल ईयरली रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे पेरोल का हमने एग्जांपल लिया, इसकी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी 1 अप्रैल ऑफ द करेंट मंथ का करेंट ईयर टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो 1 अप्रैल का डेटा हम इसमें रखें, देन अप्रैल मई का डेटा रखेंगे। इस तरह से यदि 2022 के अप्रैल से डेटा हम स्टोर कर रहे हैं तो 31 मार्च 31 मार्च तक के डेटा को हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, ताकि हम इस पूरे ईयर के सारे डेटा के बेसिस पर हम ये पता कर सकें कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड कितना जमा हुआ एक साल में। ये मंथली यदि चाहिए तो मंथली भी रिपोर्ट हम निकालते हैं जो इस ट्रांजैक्शन फाइल से हो जाएंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन फाइल है, इस ट्रांजैक्शन फाइल में करेंट डेटा होता है और होल डेटा हम जिस जगह पे रहते हैं दैट इज कॉल्ड मास्टर फाइल। क्वेश्चन है द फाइल दैट कंटेन्स ऑल द डेटा रिलेवेंट टू एन एप्लीकेशन। तो इस पेरोल के सारे डेटा को हम जिस जगह पे रखा दैट इज कॉल्ड दिस फाइल, और इस फाइल का नाम होता है मास्टर फाइल। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 630। If students cannot be issued more than 3 books, it is an issue of, ये हमारा एक CIA का कंसेप्ट होता है जिसमें डेटा को बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो इसमें डेटा सिक्योरिटी तो नहीं है,
इस तरह का कोई कंडीशन हो जिस कंडीशन पर हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये हमारा डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड पार्ट होगा। द डेटाबेस इज नॉट यूज्ड बाय, डेटाबेस इसमें से किसके द्वारा यूज नहीं किया जाता है। डेटाबेस तो सारे लोग यूज करेंगे, मैनेजर भी, एग्जीक्यूटिव भी, क्लरिकल स्टाफ भी, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, ये सारे लोग डेटाबेस को हैंडल करेंगे। द पीपल वर्किंग एट रेलवेज रिजर्वेशन काउंटर्स आर, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जो लोग काम करते हैं उनको हम इनमें से क्या कहेंगे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं हो सकते, सिस्टम एनालिस्ट भी नहीं होंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स भी, एंड यूजर्स। करेक्ट आंसर डी। द ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इन डेटाबेस मैनेजमेंट एंड यूज इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसमें से किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इन डेटाबेस मैनेजमेंट, सिस्टम एनालिसिस का काम होता है डिजाइन करना, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एप्लीकेशन इनका यूज करना। इट्स करेक्ट आंसर इज डीबीए। द एब्स्ट्रैक्शन लेवल दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग द डेटा इज, द एब्स्ट्रैक्शन लेवल, इसमें हमारे कई लेवल्स होते हैं डेटाबेस को मैनेज करने में, जिसमें एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल भी होते हैं। इस क्वेश्चंस का आंसर होगा जहाँ से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा इसका लॉजिकल लेवल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीमा फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज, डेटा को हम सिस्टम पर जिस फॉर्मेट में रखते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेवल, और इस सारे डेटा का एक कंप्लीट सेट हम बनाते हैं जिसको कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल। देन इसके ऊपर हमारे होते हैं एक्सटर्नल स्कीमा जिसमें लॉजिकल वगैरह यूज किए जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीमा फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामर, इसमें 645 में जो एप्लीकेशन, यहाँ जो हमारा सबसे ऊपर में है डेटा, इसी डेटा को हम एक्सेस करते हैं जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं। सिस्टम पर किस तरह से स्टोर्ड है उससे उसको रिलेशन कम है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जिस जगह पे जिस स्कीमा को यूज करते हैं वो कहलाएगा एक्सटर्नल स्कीमा, जो सबसे बाहरी लेवल पे होगा। द डेटाबेस मॉडल दैट सपोर्ट्स 1 to n मैपिंग इज, 1 to n मैपिंग डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल, रिलेशनल, नेटवर्क। इसमें से 1 to n मैपिंग किस में अवेलेबल्स होते हैं, तो ये नेटवर्क में 1 to n मैपिंग हम कर सकते हैं। द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टेबल इज, हम इसमें से किस तरह के डेटा को टेबल में स्टोर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, टेम्पोरल, स्पेशियल, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि डेटाबेस में जो भी होंगे वो टेक्सचुअल फॉर्म में होंगे। वीडियो भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया अलग चीज़ है, टेम्पोरल अलग है, स्पेशियल भी अलग है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। द बेस्ट डेटा मॉडल फॉर CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन इज, इसमें से कौन सा बेस्ट मॉडल होगा कैम एप्लीकेशन के लिए। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें से सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम सामान बनाते हैं, लाइक यदि व्हीकल हम बना रहे हैं तो व्हीकल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक उसके व्हील्स होंगे, स्टीयरिंग्स होंगे, बॉडी होंगे। अब हर कंपोनेंट का अपना कंप्लीट टेबल होगा, उसके सारे इंफॉर्मेशंस होंगे, लाइक स्टीयरिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्टीयरिंग की साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है, लेंथ क्या है, एट्सेट्रा।
इसी तरह से बॉडी यदि यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी का साइज़ क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, वेट क्या है, उसकी कलर क्या होगी, किस मटेरियल का बना है। तो हर एक चीज़ें, हर एक कंपोनेंट का अपना अलग सब इंफॉर्मेशंस है। और इस तरह के मॉड्यूलर वर्क हम जिसमें कर सकते हैं वो हमारा बी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम इसके हर एक कंपोनेंट का क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के कंसेप्ट को हम कैम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी आंसर होगा बी को, आंसर होगा बी। Which model of data transmission is used in point of sale terminals? इसमें से कौन सा मॉडल होगा? हम लोग जानते हैं कि डेटा ट्रांसमिशंस में कई तरह के ट्रांसमिशंस होते हैं, लाइक सिंप्लेक्स का काम होता है जब कोई ट्रांसमिशन सिर्फ एक साइड से होता हो, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन, सिर्फ रेडियो स्टेशन ही अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एंड यूजर नहीं। हाफ डुप्लेक्स का काम होता है सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन। इसमें से कोई एक टाइम में एक साइड से कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन बोथ साइड कम्युनिकेशन पॉसिबल है। यदि ए बी से कम्युनिकेट कर रहा है तो उस केस में सिर्फ यही काम हो सकता है। इसके कम्युनिकेशन ओवर होने के बाद आप बी से ए में जा सकते हैं। तो इस तरह का काम जैसे टेलीफोन, मोबाइल पे हम लोग यूज़ करते हैं, वॉकी टॉकी पे यूज़ करते हैं, ये हाफ डुप्लेक्स का केस होता है। ये मेरा सिंप्लेक्स का केस है, ये हाफ डुप्लेक्स का केस है। और फुल डुप्लेक्स के केस में एट ए टाइम बोथ साइड कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, जैसे कोई डिबेट वगैरह में फुल डुप्लेक्स में काम होते हैं। तो इसमें से कहा जा रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन जो पॉइंट ऑफ सेल कहने का मतलब जैसे एटीएम से आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, एटीएम मशीन से कोई पैसा ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक साइड से कम्युनिकेट हो रहा है, दूसरी साइड से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। विच कनेक्शन कैन बी थॉट ऑफ एज ए टू लेन ब्रिज? टू लेन ब्रिज में से यदि कोई दो लेन ब्रिज है तो इनमें से कौन सा कनेक्शन हो सकता है? दो लेन है कहने का मतलब ये हमारा एक लेन इधर है और दूसरा लेन इधर है। यदि हम इधर से जा रहे हैं तो इधर से हम आ सकते हैं, यानी एक ही बार में हम बोथ साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बोथ साइड कम्युनिकेशन करने के लिए हम जिस मेथड को यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। सो इट्स आंसर इज फुल डुप्लेक्स। Which model of transmission is best suited for connecting input devices, printers, modems, fax machines, etc. to the computer? इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन बेस्ट होगा जब हम इस सारे चीज़ों को किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं? आंसर इसमें से इनपुट डिवाइस की स्पीड कुछ और होगी, प्रिंटर की कुछ और होगी, मॉडेम की अपनी स्पीड होगी, तो किसी का भी स्पीड सिंक्रोनस नहीं हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे सिस्टम दिए गए हैं। तो इसमें फुल डुप्लेक्स का काम तो ट्रांसमिशन होता है, पैरेलल का मतलब एक साथ डेटा को सेंड करना। एक साथ तो हम डेटा को सेंड नहीं कर सकते क्योंकि सीपीयू इन्वॉल्व है। सीपीयू वन न्यूमन आर्किटेक्चर पर काम करता है जिसका काम होता है सीक्वेंसली वर्क करना। तो इसमें फुल डुप्लेक्स सिंक्रोनस तो नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर होगा डी, 651 का डी। इन विच टोपोलॉजी डू द नोड्स शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल? इनमें से कौन सा टोपोलॉजी है जो कम्युनिकेशन चैनल को शेयर करते हैं? तो इसकी करेक्ट आंसर है बस। बस का मतलब हो गया शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल। ये मेरा कम्युनिकेशन चैनल है, यहाँ पर हमारा सिस्टम है। बस टोपोलॉजी में एक मेन लाइन होते हैं, इस मेन लाइन से जितने भी अदर सिस्टम्स होते हैं वे कनेक्टेड होते हैं।
तो सभी का डेटा इस लाइन के थ्रू जा रहे हैं, इसलिए कॉमन लाइन हमारा जो है शेयरिंग जो लाइन है वो इस बस टोपोलॉजी में होगा। स्टार के केस में तो हमारा एक सेंट्रल नोड होंगे और इससे सारे अदर कनेक्टेड होंगे, तो इसमें कई डिफरेंट चैनल्स हो जाते हैं। रिंग के केस में हमारा ये नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फिर ये इससे कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से ये सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो कोई एक चैनल नहीं, बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ से यदि हम इस जगह पे जाना चाहते हैं तो 2 चैनल यूज़ करना होगा, इसको और इसको। यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में यदि फ्लो हो रहा है तो आप 3 चैनल को यूज़ करेंगे, इसलिए इसमें शेयरिंग नहीं हो सकती। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। डिटेल्स यदि आप टोपोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं, और आईपी एड्रेसिंग के लिए इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर अ नेटवर्क दैट डज नॉट हैव अ हब? इसमें से कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें हब नहीं होता? हब का काम होता है जिसमें एक सेंट्रल नोड हो, जैसे यहाँ पे हमने हब या स्विच लगा दिया तो इससे हम अदर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डेटा हमारे जाएंगे यहाँ ए से बी में सेंड करना है तो वो इस हब या स्विच जो भी है उसके थ्रू जाएंगे। विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर अ नेटवर्क दैट डज नॉट हैव अ हब? जिसमें इस तरह का सेंट्रल व्यवस्था नहीं हो, वो कौन सा टोपोलॉजी है? तो 653 का आंसर है बी, इसमें कोई ये रिंग टोपोलॉजी है। डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा? इसमें से कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें सभी को इक्वल चांस मिलता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। For n nodes, how many channels are required in mesh topology? मेश टोपोलॉजी का मीनिंग हो गया कि हर एक सिस्टम इंडिविजुअली किसी भी सिस्टम्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यदि मेरे पास 5 नोड्स हैं, 5 सिस्टम्स हैं, और उस 5 सिस्टम्स को यदि हम कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ये हमारे सर्किल सिस्टम्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस नोड से सारे को कनेक्ट करना होगा। ऐसे कनेक्ट करते ये भी हमारा कनेक्टेड हो गया, एक नोड इस सारे को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से यदि हम सारे को कनेक्ट कर दें तो कुछ इस तरह का कनेक्शन बन जाएगा। इस नोड से सारे को कनेक्ट करना चाहें तो फर्स्ट 2 के लिए तो हमारा कनेक्शन है, इस थर्ड के लिए इधर से देना होगा और फोर्थ के लिए यहाँ से देना होगा। ये नोड यदि सारे से कम्युनिकेट करना चाहता है तो इस चैनल को, इस चैनल को, इस चैनल को और इस चैनल को यूज़ करेंगे। यानी हर एक पर यदि 5 है तो हर एक सिस्टम पर 4 चैनल होंगे। हर एक पे आप काउंट कर सकते हैं 4 चैनल हैं। अब इस पूरे टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ सिस्टम यदि कम हो तो काउंट कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन नंबर ऑफ सिस्टम यदि बहुत ज़्यादा हो तो चैनल को काउंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस केस में जो फॉर्मूला होता है चैनल को फाइंड आउट करने के लिए कि नंबर ऑफ चैनल इन मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी का अलग होगा, बस का अलग होगा, जो आप उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो यदि बस टोपोलॉजी में नंबर ऑफ नोड्स की संख्या n हो तो टोटल नंबर ऑफ चैनल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसके अकॉर्डिंग यदि हमारे पास 5 नोड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स हो जाएंगे 5 इंटू 5-1 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज़ इक्वल टू 10। आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 चैनल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मेरा फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और ये डायगोनल हमारे 2 हैं। तो 10 डिफरेंट चैनल्स यूज किए जा रहे हैं। यदि 5 के लिए ये करेक्ट है तो n के लिए हमारे पास होंगे n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी।
विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ लैन टू अ वैन। लैन हमारा नेटवर्क से रिलेटेड है, वैन में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। तो हब, स्विच, ब्रिज ये सेम नेटवर्क में यूज किए जाने वाले डिवाइसेज होते हैं। डिफरेंट नेटवर्क में, दो डिफरेंट नेटवर्क में यदि काम करना चाह रहे हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम जिस कनेक्टिंग डिवाइस को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड राउटर। हब स्विच ये सेम नेटवर्क में काम करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का आईपी एड्रेस, किसी एक सिस्टम का आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है, तो इसमें चूंकि ये क्लास सी टाइप का आईपी एड्रेस है, इसमें 3 ऑक्टेट्स को हम यूज करते हैं नेटवर्क के लिए, और 4th ऑक्टेट हमारा होता है होस्ट के लिए, जिसमें हम एक नेटवर्क के अंदर 250 मैक्सिमम 256 नोड को यूज कर सकते हैं नाउअडेज। पहले हम लोग 254 को ही यूज कर पाते थे, अब हमारे पास व्यवस्था हो गई 256 को यूज करने की। तो ये मेरा एक नेटवर्क है। अब इस किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस में जो जिसमें ये 3 सेम हो, उसको हम कहेंगे सिमिलर नेटवर्क। लेकिन यदि किसी सिस्टम्स का आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से कर दे, 192.168 की जगह पे हम 160 कर दें, कोई भी नंबर ले लें जो उस रेंज में हो, 1.1 कर दे, तो ये दूसरा नेटवर्क हो गया। अब इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए बीच में हमें एक ऐसी डिवाइस को यूज करना होगा जो दो डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करा सके। उसमें हमारा जो यूज होता है वो राउटर। यदि दो या दो से अधिक सेम नेटवर्क हो तो उस केस में हम हब, स्विच और ब्रिज में से किसी एक को यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। The underlying technology of WAN may include which of the following? WAN में इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? WAN में तो सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। Which of the following acts as the liaison for the computer to send and receive data on the LAN? इसमें से किसको यूज किया जाता है डेटा सेंड और रिसीव करने में? गेटवे ब्रिज, NIC। कोई भी नेटवर्क है तो ये हमारा कार्ड होता है जिसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से ही हम किसी भी डेटा को रिसीव या सेंड कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क में। A program that requests information from another computer on the network is known as a program that requests information। क्लाइंट सर्वर के केस में दो तरह के सिस्टम्स हुआ करते हैं, एक है जो सर्विस प्रोवाइड करता है और दूसरा जो सर्विस गेन करता है। तो इसमें यदि ये हमारा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है तो सर्वर सर्विस प्रोवाइड करेंगे और क्लाइंट उसको उस सर्विस को यूज करेगा। तो क्लाइंट को जिस सर्विस को यूज करना होता है इसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के केस में हमारे क्लाइंट को ये फैसिलिटी है कि वो रिक्वेस्ट कर सके। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी, क्लाइंट। द टेक्निक दैट कंबाइंस डेटा बिफोर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के पहले हम जब डेटा को कंबाइन करते हैं तो इसमें से कौन सी टेक्निक के थ्रू ये काम किया जा सकता है? स्विचिंग का काम होता है डायरेक्शन चेंज करना, राउटिंग का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना, और मल्टीप्लेक्सिंग का काम होता है कंबाइन करना डेटा को। तो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, मल्टीप्लेक्सिंग। The multiplexing technique used in television and radio transmitters to broadcast several channels simultaneously is। इसमें से कौन सा है जिसमें हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें फ्रीक्वेंसी को हम कंबाइन करते हैं। The multiplexing techniques that is used with fiber optic cable। फाइबर ऑप्टिक केबल पे इसमें से कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा WDM,
The type of switching in which there is no limitation on the size of the data is, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें डेटा का कोई साइज लिमिट नहीं होता। सर्किट स्विचिंग में पैकेट्स फिक्स किए जाते हैं, पैकेट स्विचिंग में तो पैकेट्स रहेंगे ही फिक्स। ऐसा इसमें से कौन है, तो इसमें स्विचिंग मेथड में मैसेज हमारा ऐसा टेक्निक है जिसमें कोई साइज का लिमिटेशन नहीं होता। द स्विचिंग टेक्निक दैट डज नॉट चेक फॉर एरर्स इज, इसमें से कौन सा स्विचिंग टेक्निक है जिसमें चेक एरर को चेक नहीं किया जाता। 664 पैकेट सर्किट मैसेज सर्किट स्विचिंग, द स्विचिंग टेक्निक्स दैट इज apt for रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन। रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसमें से किस टेक्निक को यूज किया जा सकता है, और इसमें से रियल टाइम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम सर्किट स्विचिंग को यूज कर सकते हैं। द फैक्टर दैट कंसीडर्स वैरिंग लोड कंडीशन इज, इसमें से लोड कंडीशन किसके द्वारा वैरी करेगा, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले, मिनिमम नंबर ऑफ हॉप्स। द फैक्टर दैट कंसीडर्स वैरिंग लोड कंडीशन, लोड कंडीशन किस पर डिपेंड करता है, मिनिमम नंबर ऑफ हॉप्स पर। डेटा कंप्रेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, डेटा को कंप्रेस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसमिशन का सेशन में अकाउंटिंग एप्लीकेशन इंटरफेस के लिए, और प्रेजेंटेशन का काम होता है जो डेटा को कंप्रेस करने का काम करता है। राउटिंग इज डन बाय, राउटिंग नेटवर्क लेयर पे होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा नेटवर्क लेयर, दैट इज सी। The layer that decides how many bits should be transmitted in a second is, एक सेकेंड में कितने बिट्स को हमें ट्रांसमिट करना है, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है फिजिकल लेयर। एटेन्यूएशन इन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, ट्रांसमिशन के समय इसमें से कौन, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में से इसमें से एटेन्यूएशन किस चीज़ से बिलोंग करता है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में कई तरह के केस होते हैं, जैसे एटेन्यूएशन हो सकता है, फिर नॉइज हो सकते हैं। तो एटेन्यूएशन किस चीज़ को इंडिकेट करता है, गेन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, बोथ ए एंड बी, नन। लॉस ऑफ एनर्जी transmission impairment is called attenuation. The unit of attenuation is, attenuation की यूनिट क्या होगी, attenuation की यूनिट होती है डेसिबल्स। निबल्स बिट के लिए होते हैं, रिपल्स वेव के लिए होते हैं, जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज करते हैं। Among the following noise is, ये मेरा दूसरा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स है। नॉइज क्या है, तो नॉइज हमारा जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी होते हैं उसको हम नॉइज कहते हैं, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम्स होते हैं, थर्मल भी हो सकता है, इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, क्रॉस टॉक भी हो सकता है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ एबव। द वैल्यू ऑफ SNR फॉर द नॉइजलेस चैनल इज, नॉइजलेस चैनल के केस में हमारा जो वैल्यू होगा SNR का, सिग्नल टू नॉइज रेशियो का, वो हमारा होता है इन्फिनिटी, सी। द वैल्यू ऑफ SNR dB फॉर द नॉइजलेस चैनल इज, अगेन इट्स आंसर इज इन्फिनिटी, सी। टू कैलकुलेट द डेटा रेट इन द नॉइजलेस चैनल वी यूज, दो तरह के चैनल्स होते हैं, नॉइजलेस एंड नॉइजी। नॉइजलेस चैनल में हम जिस एल्गोरिदम को यूज़ कर करते हैं, जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाइक्विस्ट। और शैनन हमारे जो है वो उस मेथड के थ्रू नॉइजी चैनल को के डेटा रेट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं।
द नंबर ऑफ लेयर्स इन द TCP/IP मॉडल, TCP/IP मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? इट्स करेक्ट आंसर इज 4. The number of layers in the IEEE 802 reference model is IEEE 802 के केस में, OSI के केस में 7 लेयर्स होते हैं, TCP/IP में 4 होते हैं, और IEEE 802 के केस में डेटा लिंक लेयर को 2 पार्ट में बांटा जाता है, मैक और LLC. तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 A. The either analog or digital information data is transmitted over the channel into one of the characteristics, amplitude, frequency, phase of an analog signal called A. इसमें से क्या कहलाएगी? एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन? एनालॉग सिग्नल डेटा हमारा एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, और ये जिस सिग्नल पे जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. तो ये सिग्नल हमारा एनालॉग के फॉर्म में जा रहा है, सिग्नल जिस फॉर्म में जाएगा दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन मेथड. तो एनालॉग सिग्नल की वजह से इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी एनालॉग ट्रांसमिशन. इधर हमारा डेटा एनालॉग हो सकता है, एनालॉग आई मीन कोई कंटिन्यूअस क्वांटिटी हो सकती है या 0-1 हो सकता है, लेकिन यदि हमारा ये ट्रांसमिशन मीडिया एनालॉग है तो इस मेथड को हम कहेंगे एनालॉग ट्रांसमिशन. तो चूंकि ये हमारा सिग्नल जिस फॉर्म में जा रहा है वो एनालॉग है, इसलिए इसको हम एनालॉग ट्रांसमिशन कहेंगे. यदि ये बिट के फॉर्म में जाता तो इसको हम डिजिटल सिग्नल या डिजिटल ट्रांसमिशन कहते हैं. एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सन इज, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सन इनमें से किस में होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन? इसका करेक्ट आंसर इज एनालॉग टू एनालॉग ट्रांसमिशन में. चूंकि एनालॉग यूज कर रहे हैं, एनालॉग में हमारी 3 क्वांटिटी होती है. जैसे कोई एक एनालॉग सिग्नल है तो इस तरह के एनालॉग सिग्नल होंगे, इसमें हमारा इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसका इस पोजीशन से इसकी जो डायरेक्शन होगी एंगल होगा दैट इज कॉल्ड फेज. प्लस फ्रीक्वेंसी का मीनिंग हो गया 1 सेकेंड में इस तरह के कितनी वेव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो एनालॉग में चूंकि ये तीनों फैक्टर्स होते हैं, इसलिए एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सन के केस में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव. क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज कन्वर्सन. क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इनमें से किस चीज का पार्ट है? डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू एनालॉग? Its correct answer is digital to analog. In the analog transmission of digital data, the baud rate is to the bit rate. Analog transmission में digital data का baud rate क्या होगा? Less than or equal to the bit rate. Its correct answer is लेस देन, ग्रेटर देन. ग्रेटर देन तो कभी नहीं होता, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन कन्वर्सन और फैक्ट आर कॉल्ड. किसी भी सिस्टम्स में हम स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं सो दैट वी कैन कम्युनिकेट और यूज दैट सिस्टम्स ग्लोबली. तो इसके लिए दो तरह के स्टैंडर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, डी ज्योर और डी फैक्टो. तो इसमें से कन्वर्सन और फैक्ट की बेसिस पर कौन सा स्टैंडर्ड बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी ज्योर. स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन लॉ और गवर्नमेंट. किसी लॉ या रूल की बेसिस पर हम जिस स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड डी फैक्टो. बी, an example of information is text, number, rank, none of above.
इंफॉर्मेशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो डेटा जिसमें केवल बेसिक फैक्ट्स होते हैं, और बेसिक फैक्ट्स के साथ साथ यदि उसमें कोई मीनिंग हो तो वैसे डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो रैंक एक ऐसा है जिसमें ऑर्डर इंक्लूडेड है। यदि हमने फर्स्ट रैंक कहा तो सारे पार्टिसिपेंट्स में जिसकी हाईएस्ट मार्क्स होगी उसको हम फर्स्ट रैंक कहते हैं। सेकंड रैंक हो सकता है उसके बाद का हाईएस्ट, नेक्स्ट हाईएस्ट सेकंड रैंक पे जाएगा। इस तरह की जो रैंकिंग निकालते हैं उसमें हम डेटा को प्रोसेस करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी ऑर्डर आती है। तो इसमें डेटा के साथ साथ मीनिंग भी इंक्लूडेड है, ऑर्डर, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी रैंक। These आर एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया। इसमें से कौन सा है जो गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है नेटवर्किंग का। ये सारे के सारे हमारे गाइडेड मीडिया के आंसर हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। फाइंड ऑडमेंट, इसमें से कौन डिफरेंट है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ऊपर भी थे माइक्रोवेव। यहाँ एक न्यू ऑप्शन आया है। तो ये चूंकि सारे के सारे गाइडेड है और ये वायरलेस है, अनगाइडेड मीडिया है, तो ये तीनों तो सेम हो गए। इसमें ऑड हो गया हमारा माइक्रोवेव जो वायरलेस से रिलेटेड है। is an example of block coding in signal encoding techniques। सिग्नल इनकोडिंग में इनमें से कौन सा ब्लॉक कोडिंग कहलाता है? यूनिपोलर, HDB, 4B, 5B, मल्टीलेवल। इसमें से करेक्ट आंसर होगा इसका C, 4B by 5B। डिजिटल ट्रांसमिशन के केस में हमारे पास कई डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, और डिजिटल टू डिजिटल एंड एनालॉग टू डिजिटल। ये दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन में। और ये मेरा सिग्नल है, ये मेरा डेटा है। डेटा या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। डेटा या इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। सिग्नल जिस फॉर्म में होगा वही उसका ट्रांसमिशन होता है। तो सिग्नल चूंकि इसमें भी डिजिटल है और एनालॉग टू डिजिटल में भी डिजिटल है, इसलिए इसको हम कहेंगे डिजिटल ट्रांसमिशन। इस डिजिटल ट्रांसमिशन में ये दो मेन मेथड्स होंगे। इस मेथड के अंदर सब मेथड्स हैं, जैसे लाइन कोडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर ये सारे डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ब्लॉक कोडिंग के अंदर में 4B by 5B एंड 8B by 10B है। स्क्रैम्बलिंग के केस में B8, Z5 है, HDB 3 है। तो ये एक लिस्ट हमने यहाँ पे दिया है जिसमें डिजिटल टू डिजिटल मोड में ये तीन मेन मेथड होंगे, लाइन कोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग के अंदर ये दो मेथड, ब्लॉक कोडिंग में ये दो, और लाइन कोडिंग के केस में ये 5 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एनालॉग टू डिजिटल के केस में दो मेन मेथड्स होते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। इस चार्ट के थ्रू आप ऊपर का कुछ कंसेप्ट, कुछ आंसर इस तरह के क्वेश्चंस यदि दिए हुए रहे तो आप दे सकते हैं। जैसे डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन में कौन सा मेथड यूज होते हैं? तो डिजिटल टू डिजिटल के लाइन कोडिंग में यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मल्टी लेवल, मल्टी ट्रांजिशन मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए हमने ये चार्ट दिया। दूसरा होता है हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन टाइप। एनालॉग ट्रांसमिशन टाइप में डेटा या इंफॉर्मेशन डिजिटल या एनालॉग होगा। सिग्नल हमारा हमेशा एनालॉग होगा। इसके जो मेन मेथड्स हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, जिसको ASK, FSK, PSK, और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्वाम कहते हैं। एनालॉग टू एनालॉग के केस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन के टेक्निक को यूज करते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टू एनालॉग इनकोडिंग। इनमें से कौन सा डिजिटल टू एनालॉग इनकोडिंग का एग्जाम्पल है? ऊपर के
फिगर से आपको पता चल जाएगा। डिजिटल टू एनालॉग में हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेशन। IEEE 802.3 is also known as IEEE 802.3 में इसमें से किसको हम IEEE 802.3 की कैटेगरी में रखते हैं? 6 फास्ट ईथरनेट में यू लगा होगा, फाइबर ईथरनेट में एफ लगते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ईथरनेट। टोकन बस में नहीं होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये हमारा एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप देख सकते हैं। LLC सब लेयर्स में ये सारी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैक्स सब लेयर्स यहाँ पे होते हैं स्लाइडिंग, जिसमें TDMA, FDMA, TDMA और CDMA यूज़ करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं जो डायनेमिक एलोकेशन के पार्ट होते हैं। इस डायनेमिक एलोकेशन में CSMA CD, जिसको ईथरनेट कहते हैं, और इसी CSMA CD ईथरनेट का वो हमारा पार्ट होता है 802.3। फास्ट ईथरनेट इज यूज्ड। फास्ट ईथरनेट इसमें से किस में यूज होता है? अभी जस्ट बताया था, ये ईथरनेट का पार्ट होता है और फास्ट ईथरनेट के लिए यू यूज करते हैं, IEEE 802.3 यू। स्टैंडर्ड इज यूज फॉर वर्चुअल लेंस। 802.1 के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके इंफॉर्मेशन आप नेट से ले सकते हैं। इनमें से कुछ का यहाँ पे दिया हुआ है। वर्चुअल लेंस के लिए हम इसमें से किसको यूज़ करते हैं? वर्चुअल लैन के लिए इनमें से हम किसको यूज़ करते हैं? करेक्ट आंसर इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप नेट से इस सारे डिफरेंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। 1Q में हम वर्चुअल लैन यूज़ करते हैं, 1G में अदर काम है, 1H का काम अलग होता है। ये सारे में ऑप्शन अवेलेबल है। हर काम के लिए अलग अलग नंबरिंग की गई है, स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसमें वर्चुअल लैन का स्टैंडर्ड 802.1Q है। स्टैंडर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्स सिक्योरिटी। मैक्स सिक्योरिटी के लिए 802.1 पे कौन सा मेथड यूज़ किया गया है? तो नेट पर आप IEEE स्टैंडर्ड्स करके ऑप्शन में डालिएगा, तो उसकी सारी ऑप्शंस मिलेंगी, जिसमें 802.1 के ऊपर देखे आपने 2.1 के AC AE, इस तरह से बहुत से ऑप्शंस हैं। मैक्स सिक्योरिटी के लिए इसमें से किसको हम यूज़ करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, 802.1 AE। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। आप एक दो नज़र जरूर उसको देख लीजिए ऑन नेट, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप उसका आंसर दे पाएँ। IEEE 802.11G standard provides data rates up to megabit per second at 2.4 GHz bands। इसमें से किसके द्वारा इस स्पीड को हम लोग यूज कर सकते हैं? और जो 54 Mbps है उसमें हम ये फैसिलिटी पा सकते हैं। वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स हॉर्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ। इसमें से ये सब किसके एग्जाम्पल है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दे आर कॉल्ड मालवेयर। ऑफ द फॉलोइंग अ नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज। इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है? वर्म तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वायरस भी हो सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स, इसमें किसी तरह का सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होते हैं। The technique in which the attacker puts a confusing sequence number in the packet is। इसमें से किस मेथड में हम confusing sequence number पैकेट में डालते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा tear drop attack। After receiving payment, if the product is not delivered, it is an example of। इसमें से ये कौन सा एग्जाम्पल होगा? ऑनलाइन रिटेल फ्रॉड। आफ्टर रिसीविंग पेमेंट इफ द प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवर्ड। तो ऑनलाइन रिटेल फ्रॉड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। परचेजिंग, ऑनलाइन परचेजिंग से रिलेटेड है। यदि प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ तो उस केस में हम
इस तरह के केस को ऑनलाइन रिटेल फ्रॉड कह सकते हैं। अ प्रोग्राम दैट enables users to post messages or articles for other people to read। अदर पर्सन्स के लिए हम जो मैसेज भेजेंगे इनमें से क्या कौन कहलाएगा? गोफर न्यूज़ ग्रुप, टीपी का काम फाइल का ट्रांसमिशन होता है। गोफर हमारा एक मीनू है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर न्यूज़ ग्रुप। इन क्लाउड कंप्यूटिंग द क्लाउड इंक्लूड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है? तो स्टोरेज डिवाइस भी हो सकते हैं, नेटवर्क भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ एबव, क्योंकि क्लाउड एक तरह का सर्विस है जिसमें सब कई डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस का भी टास्क होगा, नेटवर्किंग का भी होगा, सर्विसेज भी होंगे। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। ब्लूटूथ डिवाइसेज ट्रांसमिट वेरी वीक सिग्नल्स ऑफ अबाउट मिलीवाट। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ए।